हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर फिल्म द कर्स्ड के साथ। 1916 में सोmme की लड़ाई के दौरान एक घायल फ्रांसीसी कप्तान को उसके पेट में 3 गोलियों के घाव के साथ एक मेडिकल टेंट में ले जाया जा रहा है। सर्जरी के दौरान सर्जन को जर्मन डिजाइन की ही नहीं बल्कि चांदी से बनी एक एक्स्ट्रा चौथी गोली भी मिलती है, जिसे वो निकाल लेता है। जिसके साथ ये कहानी लड़ाई से लगभग 35 साल पहले 1881 में दिखाई जाती है, जहां रूरल फ्रांस में एक क्रूर रियल एस्टेट बिजनेसमैन सीमस लॉरेंट अपनी जमीन पे कब्जा किए हुए एक रोमानी कबीले को बेरहमी से जलाकर वहां से निकाल देता है। उनके कबीले के लीडर को इस बात का अंदाजा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए उसने चांदी के सिक्कों को पिघलवाकर एक भेड़िए के नुकीले दांतों वाला सेट बनवाया था, जिससे कि वो उस बिजनेस फैमिली और उन्हें निकालने वाले सभी शहर वासियों पर काला जादू करके उन्हें ऐसा करने से रोक सके। पर कबीले के लीडर के साथ और एक रोमानी को पकड़ लिया गया। उस रोमानी आदमी को टुकड़े टुकड़े करके दूसरे रोमानियों को चेतावनी देने के लिए एक बिजूका के रूप में खड़ा कर दिया गया है, और इस कबीले के लीडर को उसकी मुट्ठी में भेड़िए वाले चांदी के नुकीले दांतों के साथ जिंदा ही दफनाया जा रहा है। इसके तुरंत बाद सीमस के बच्चे एडवर्ड और शेवरले के साथ शहर के कई बच्चे और बड़े बिजूका और चांदी के दांतों से बुरे सपने से त्रस्त हो रहे हैं। और ऐसे में ही एक दिन खेलते खेलते एक लड़का टिम्मी दूसरे बच्चों को बता रहा है कि वो बिजूका को वहां लटकाया गया है। मैं जानता हूँ। बिजूका के पास पहुँचने और दूसरे बच्चों को ये सीक्रेट रखने का प्रॉमिस लेकर टिम्मी चांदी के दांतों को ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा है। एडवर्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टिम्मी उस पर हावी हो गया है और अपने मुंह में नुकीले दांत लगाकर एडवर्ड के गले पर काट रहा है, जिससे डरकर बाकी बच्चे भाग जाते हैं। सीमस को ये बात पता चलते ही वो घायल एडवर्ड को तुरंत ही ठीक कर देता है, जबकि टिम्मी का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। एडवर्ड के बीमार होने पर डॉक्टर का कहना है कि एडवर्ड पर शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, और रात में जब एडवर्ड की चीख सुनकर शेवरले जाग कर आई है और उसके शरीर से निकल रही लकड़ी जैसी लताओं में फंसा हुआ देख रही है, तब भी वो किसी को भी टिम्मी का सच नहीं बता रही है। लेकिन दोस्तों, उसी रात एडवर्ड गायब हो गया है, जिस वजह से शेवरले प्रे करने के लिए चर्च आई है और उसका सामना यहाँ टिम्मी से ही हो जाता है, जो कि दावा कर रहा है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है कि दांत पहनने के बाद आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, जब शेवरले ने टिम्मी से पूछा कि उसने चांदी के दांतों के साथ क्या किया, तो वो बताता है कि उसने उन्हें चर्च में ही कहीं छिपा दिया है। लेकिन जब शेवरले की नौकरानी अनाइस को उनका पता चलता है, तो टिम्मी भागकर जंगल में जा रहा है, जहाँ एक जानवर उसका पीछा करते हुए उसे एक झोपड़ी की तरफ ले जा रहा है, और जल्दी उसने उसकी जान भी ले ली है। दूसरी ओर पैथोलॉजिस्ट जॉन मैकब्राइड रोम के बारे में जानकारी लेने के लिए शहर का दौरा कर रहे हैं। वो पुलिस लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड मोइलिरे के साथ हैं, जिसे सीमस ने एडवर्ड को खोजने के लिए बुलाया है। सीमस से मिलने के बाद इन्हें जंगल की उसी झोपड़ी की ओर टिम्मी का आधा खाया हुआ शरीर मिल जाता है। मोलियरे का मानना है कि एडवर्ड के लापता होने का मतलब है कि वो अब तक उसी जानवर के द्वारा मारा जा चुका है जिस जानवर ने टिम्मी को मारा है। इसीलिए अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जॉन सीमस की मदद के लिए रुकने को तैयार है। उसी रात सीमस के पास एक अजीब सा भेड़िया जैसा जानवर आने की कोशिश में है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन शहर के 3 लोगों पर वो अजीब सा जानवर हमला कर देता है, जिनमें से 2 लोग तो मारे गए, लेकिन तीसरी एनी मैरी
बहुत ही गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी किसी तरह हैंडीकैप्ड होकर भी शहर लौटने में कामयाब हो जाती है। ये सुनकर कि एनी मैरी उसके हमले से बच गई, लेकिन उस जानवर ने उसे काट लिया है। जॉन तेजी से शहर की ओर भागा जा रहा है, लेकिन पहले से ही बदल रही एनी मैरी को भागने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, उस जानवर के काटे गए सारे लोग एक ज़ॉम्बी में बदलकर दूसरों को भी काट कर इन्फेक्ट कर रहे हैं। एनी मैरी जो कि अब एक जानवर बन चुकी है, एक खतरनाक, एक खौफनाक जानवर, उसको दूसरों को काटने से रोकने के लिए फुसलाकर जॉन उसे फंसाने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन वो भी डर रहा है और उसको टेस्ट कर रहा है। उस जानवर को काटने से पता चल रहा है कि एनी मैरी जानलेवा गुस्से में चिल्ला रही है। जॉन इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता है। वो एक ग्रामीण को उसे गोली मारकर खत्म करने को कहता है। जॉन अपने टेस्ट रिजल्ट के बारे में बता रहा है, जिससे सीमस को एहसास हो जाता है कि एडवर्ड के साथ भी शायद यही हुआ होगा। अगर वो मिल भी गया तो शायद किसी जानवर में बदल चुका होगा। जॉन सीमस की पत्नी इजाबेल को बता रहा है कि उसकी पत्नी और बेटी को एक ऐसे ही जानवर ने मार डाला था। तब से वो रोमानी कबीले की जांच कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उनका ही कर्स है जो उनके परिवार पर लगा है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजाबेल भी उसे बता रही है कि सीमस ने रोमानी कबीले को खत्म करके यहाँ से भेज दिया था, जिसकी वजह से उस कबीले के लोगों ने उसे और उसके जानवर को कर्ज दिया। शेवरले भी आखिरकार जॉन को चांदी के दांतों के जगह के बारे में बता रही है, जिसे जॉन 4 चांदी की गोलियों के रूप में पिघला रहा है। उधर एक जानवर सीमस की नौकरानी अनाइस पर भी हमला कर देता है और उसे काट भी लेता है, लेकिन अनाइस अपने घावों पर पट्टी बांधकर सबसे छुपा रही है ताकि वो मारी ना जाए। लेकिन जॉन अनाइस पर हुए हमलों के सबूतों का पीछा करते नौकरानी तक पहुंचे। इससे पहले अपने टेस्ट और सीमस के कबीले वालों के साथ किए काम के बारे में सीमस के साथ बहस में पड़ गया है। दोस्तों, सीमस अनाइस के कमरे से आने वाले शोर को चेक करने पहुंचा है, जहां जानवर में बदल चुकी अनाइस घात लगाकर उस पर हमला कर देती है, जिसमें एक मोमबत्ती के गिरने से पूरे ही घर में आग लग चुकी है। सीमस ने जानवर अनाइस को तो मार दिया, लेकिन वो भी इन्फेक्ट हो चुका है, और ये जानते हुए कि वो जानवर में बदलने और अपने ही परिवार पर हमला करने के लिए कर्स्ड हो चुका है, सीमस जॉन के सामने सुसाइड कर रहा है। जॉन इजाबेल और शेवरले को चर्च में पनाह लेने के लिए ले जा रहा है, जहां जानवरों के हमलों से बचने के लिए बाकी शहर वासियों ने भी शरण ले ली है। रात में सभी के सो जाने के बाद इजाबेल अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, और बैरिकेड चर्च के दरवाजे के बाहर से उसे एडवर्ड की आवाजें भी सुनाई दे रही है, जो उसे अपने पास बुला रही है और दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। और बेसुध इजाबेल बैरिकेड को हटा भी देती है, जिसके साथ ही वो जानवर चर्च में घुस जाता है और शहर वासियों के खून से खेल रहा है। दोस्तों, ये देखकर जॉन उस जानवर को चांदी की गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल जानबूझकर उसके और जानवर के बीच में खड़ी हो जाती है और एडवर्ड के बदलने की उम्मीद से उसे प्यार से आवाज लगाती है। बाकी जानवरों को देखने के बाद वो जानती है कि एडवर्ड अब भी उस जानवर के अंदर जिंदा है, और अगर किसी तरह वो बाहर आ गया तो अब भी वो बच सकता है। लेकिन वो जानवर इजाबेल पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद जॉन के पास गोली चलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिससे गोली इजाबेल को छूते हुए उस जानवर को लग जाती है, जिससे कि दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं। और जैसे ही एडवर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में उस जानवर से बाहर आता है, इजाबेल अपने रोते हुए बेटे को गले लगाते हुए वहीं पर मर जाती है।
उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद और उनकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाने की वजह से जॉन एडवर्ड और शेवरले की देखभाल कर रहा है और चर्च में हमले से बची हुई 3 चांदी की गोलियां जॉन को वापस लौटा रहा है। और यहाँ लास्ट में दोस्तों ये रिवील होता है कि वो बुरी तरह से घायल फ्रांसीसी कप्तान दरअसल में बड़ा हो चुका एडवर्ड ही है। दोस्तों इसके साथ ही ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई मनोरंजक जानदार शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।